हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। मैं आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेयर टू इन्वेस्ट। ये वाला टॉपिक हमारा है, आज हम इस पे ध्यान देने वाले हैं। ये देखो आप, इससे पहले हम एक चीज़ रिकॉल करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जो ओवरव्यू था, जो कोर्सेज वगैरह के ओवरव्यू थे, पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये कौन सा मॉड्यूल है? ये है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। हम ये वाला मॉड्यूल अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल। मैंने ये वाला मॉड्यूल का ये चीज़ें आपको, ये इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स ये दिखाया था। और फिर इसमें जो भी ये जो हमारा जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको ओवरव्यू दे करके मैं हमने आगे बढ़ा था। और हमने चैप्टर वन कौन सा है, द नीड टू इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। उसमें हमने पहला टॉपिक ये पढ़ा था कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, आखिरकार किसी को इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए तो हम समझ गए कि हाँ, हमारे पास जो अमाउंट है, जो हम अर्न कर रहे हैं, हमारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है उसको हम कैसे ग्रो करें, उस पे हम कितना रिटर्न कमाएं। तो ये इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उसको बढ़ा सकूं, मैं उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकूं, मैं उस पर कुछ रिटर्न बना सकूं। लेकिन अब हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो इस टॉपिक पे हम यही यही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, वेयर टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। तो हैविंग फिगर्ड आउट द रीजन टू इन्वेस्ट, द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन वुड बी वेयर वुड वन इन्वेस्ट एंड व्हाट आर द रिटर्न्स वन कुड एक्सपेक्ट बाय इन्वेस्टिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ और कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा भी तो मेरे पास जो रुपया है, मेरे पास जो अमाउंट है, मैं उस पर कितना प्रॉफिट या मैं उस पर कितना रिटर्न बना सकूंगा, ये क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट लाइन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एसेट क्लास क्या होता है। देखो, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब वो हर चीज जिसको बेच के आपको पैसा मिले। आपके पास जो मनी है वो भी एसेट है। आपके पास मान लो कि कुछ भी फोन है, या आपके पास प्रॉपर्टी है, या आपके पास लैंड है, या आपके बैंक में कुछ रुपया जमा है, या आपके पास बाइक है, या फिर आपके पास कार, ये सारे एसेट्स हैं। तो इसको हम एसेट बोलते हैं। और एसेट क्लास का मतलब क्या? एक टाइप का एसेट। मतलब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी के बारे में तो वो एक टाइप का एसेट है, अगर मैं बात करूं मनी के बारे में तो वो एक टाइप का एसेट है। तो इस चीज को हम लाइन से भी बेटर समझेंगे, बट आप ये समझो कि एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको बेच के हमें पैसा मिले, जिसको बेच के हमें क्या मिले, पैसा मिले। और एसेट क्लास का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप की चीजें जिसको हमको बेच के पैसा मिले। हो सकता है कि एक एसेट मतलब अलग अलग टाइप के एसेट क्लास होंगे, और हम सबको बेचेंगे तो सबके बदले हमें पैसे ही मिलेंगे। तो आगे हमें क्लियर होंगी चीजें, बट आपको ये चीज जो भी मैं बताया हूँ ये आपको बस ध्यान में रखना है, और बस फ्लो में आपको समझना है, और जहां डाउट होगा आप कमेंट कर देना, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मुझे मैसेज आया था किसी का जिसका नाम है अनुपम मंडल। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो। तो ऑब्वियसली है कि हाँ, अच्छा लगता है जब व्यूअर्स बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग वन हैज टू चूज एन एसेट क्लास। देखो, जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में, हम जब इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम एसेट क्लास को चूज करते हैं। मतलब कि हम अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? दैट सूट्स द इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न टेम्परामेंट, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, और हम जितना जितना लॉस सह सकें उसके हिसाब से। आपके बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, बहुत लोगों के पेरेंट्स होंगे जो एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं एलआईसी में इन्वेस्ट? ताकि उन्हें जो है अपने जो भी अमाउंट है उस पर रिटर्न मिल सके, फ्यूचर सिक्योर हो सके, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उसमें रिस्क कम होता है। तो वही चीज़ है इंडिविजुअल रिस्क, जहाँ पे रिस्क कम हो, उनका रिटर्न टेम्परामेंट। तो रिस्क वगैरह कुछ चीज़ें, हम रिस्क वगैरह को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को हम और खींचेंगे, इस चीज़ को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, कम रिस्क लेने से कम रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको समझ में ना आए, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फीडबैक देते रहे कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल 1.2, कैश इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम। देखिए, इसके बारे में हमने कल एक लाइन में पढ़ा था, हम ऊपर एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे पढ़ा था हमने कि टेबल 1.2 जो है, यहाँ पे टेबल 1.2 यही ये वही टेबल है जिसके बारे में हमें कल पढ़ा था।
कि हम लोगों ने कैश ऐसे रखने की वजह हम लोग 20% की रेट में इन्वेस्ट करते हैं। ऊपर में हमने समझा था कि हम अगर कैश को जमा करते हैं, कैश इतना हमें हमारे पास इतना कैश अर्निंग होता है, हमारा इतना एक्सपेंस होता है और हमारे पास इतना कैश बचता है, तो 20 साल में, ये 20 साल में हम कितना कैश बचा पाएंगे, तो ये हमारा जो था अमाउंट था जो कैश हम बचा पाए। लेकिन टेबल 1.2 में ये बोल रहा है, टेबल 1.2 में हम ये समझेंगे कि अगर हम उस कैश को इन्वेस्टमेंट करके अगर हम 20 साल तक जमा करें तो हमारे पास कितना रुपया जमा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। आई होप कि टेबल आपको समझ में आ रहा हो ताकि मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा इनकम है वो हमारा 6 लाख है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के 3 लाख के आसपास है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो हमारा ईयरली इनकम है वो 6 लाख है, 6 लाख है। और हम लोगों का जो एक्सपेंस है वो 3,60,000 है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों के पास जो कैश बचेगा वो 2,40,000 बचेगा अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे। ठीक है, हमारा इनकम इतना है, हमारा एक्सपेंस इतना है और हमारे पास कैश इतना बचता है। ठीक है, तो रिटेन कैश इन्वेस्टेड, तो अगर हम इस कैश को इन्वेस्ट करते हैं 12% की रेट से, तो एक चीज हम ऊपर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज बस, वेट वेट वेट। हाँ, हाँ, तो चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कि हो सकता है यहाँ पे कुछ डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आप रिलेट ना कर पाओ, थोड़ा मैसअप है। मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप कोशिश करना मेरी बातों से कनेक्ट करने का। ठीक है, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, बट एक बार पहले देखते हैं एक्सप्लेन करके, और बाद में जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हमारा जो ईयरली इनकम है वो कितना है, 6 लाख है। हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना है, 3,60,000 है। और हमारा जो कैश रिटेन है वो कितना है, 2,40,000। ठीक है, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा पहले का दिया हुआ है कि जब हम 20वें साल में हमारे पास कितना मनी बचता है। ठीक है, ये पैसा हमारे अकाउंट में है। एक बताने के लिए ये एग्जांपल, ये देखो, ये पैसा हमारे अकाउंट में, ऊपर दिखा देता हूँ मेरे को, ये देखो, 20th ईयर में हमारे पास इतना रुपए बचेगा अगर हम 12% की रेट से इन्वेस्ट करेंगे तो। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं बात मानता हूँ कि थोड़ा डाटा को वैसे नहीं दिया गया, हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में ना आए जो बिगिनर्स हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी आप कनेक्ट करें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आगे के टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वेयर टू इन्वेस्ट। ये टेबल तो हम पढ़ने वाले नहीं थे, ये तो पहला ही पार्ट था जो हम बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, तो 20th ईयर में हमारे पास इतना रुपया बचता है। तो जब हम ये जो कैश जो बचा है, ये रिटेन कैश जो है, इस पे जब हम 12% का इंटरेस्ट पर एनम लेते हैं, पर एनम, तो ये चीज हमारा ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये पैसा हमारा ग्रो करके इतना हो जाता है 12% की रेट से। ठीक है, फिर हमारा जो है, इस वाले जो कैश जो बचता है, यहाँ पे हम लोग ईयरली ईयरली इनकम है, ईयरली एक्सपेंस है, और जो कैश बचा है, ये कैश में फिर हम लोग 12% का इंटरेस्ट जोड़ेंगे। जो भी है टोटल जो कैश हम लोग को बचा रहेगा उस पर हम लोग 12% का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और फिर उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, ऐड ऑन कर देंगे, मतलब इस पे हम 12% का रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए, आई होप कि ये छोटी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका सिंपल सा मतलब एक और बार बता देता हूँ मैं, कि हम अगर किसी भी रुपए को अगर हम 12% पर एनम की रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा हमारा ग्रो होगा। ठीक है, ग्रो होगा। मान लीजिए कि आपके पास 20 साल में 20 लाख जमा होने वाले थे। ठीक है, 2000 20 लाख जमा होने वाले थे, इस पे आपने 12% का रिटर्न के 12% के रेट से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये 20 लाख आपके नहीं होंगे, इससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे अगर 12% की रेट से, तो आपका पैसा इंक्रीज होगा। आप पिछली सारी बातों को बोल के आप ये चीज़ को भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा मैं टेबल आपको ना बताऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं इजी वे में। लेकिन मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आपको हर टेबल देखना है अच्छे से, या फिर मेरे तरीके से समझना है, तो मैं नॉर्मली आपको समझा दूंगा एक लाइन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एन एसेट क्लास इज अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट विच पर्टिकुलर रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेट क्लास के बारे में पढ़े थे कि एसेट क्लास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं जिसको बेच के या जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमा सकते हैं। तो कुछ एसेट क्लास यहाँ पे दिए हुए हैं, नीचे कुछ एसेट क्लास दिए हुए। एसेट क्लास दिए हुए, पहला क्या है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट।
दूसरा क्या है इक्विटी, तीसरा क्या है रियल एस्टेट और चौथा क्या है कमोडिटी। ठीक है, हम इनमें ये समझेंगे कि ये चार टाइप के एसेट क्लास है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ से हम रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या होते हैं समझते हैं हम। दीज आर इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट विद वेरी लिमिटेड रिस्क टू द पर्टिकुलर एंड द रिटर्न इज पेड एज अ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों ने बहुत लोगों ने एफडी का नाम सुना होगा, एफडी का नाम सुना होगा। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपके पास जो भी रुपया होता है, मान लो आपके पास 1 लाख है या आपके पास 100 रुपए या 1000 रुपीज है या फिर आपके 10,000 रुपीज है या फिर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो इस पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है कि अगर आपको हर साल 10% रिटर्न मिल रहा है तो 10% ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 1 लाख पे 10% रिटर्न मिलेगा। तो इसको फिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, आपको हमेशा 10% ही रिटर्न मिलेगा। और और इसमें रिस्क बिल्कुल कम होता है, इसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसमें कोई भी डर नहीं होता आपका पैसा जाने का। जैसे कि एफडी बोलते हो ना, आपकी बैंक में एफडी करवाएं, तो एफडी में क्या होता है कि आपका पैसा जमा होता है बैंक में और आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, अच्छी खासी इंटरेस्ट देती है बैंक। तो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है वो पेड होता है, जो कि क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। क्वार्टरली मतलब क्या, हर 3 महीने में मिल सकता है आपको रिटर्न, 3 महीने में आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा रिटर्न आपके ये अमाउंट पे। हो सकता है कि आपको 6 महीने में रिटर्न मिले, हो सकता है कि आपको साल में रिटर्न मिले, ये आपके डिपेंड करता है आप किस टाइप के फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेजरी हो गया, डिबेंचर्स हो गया, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ें शायद अभी आपको पता नहीं होंगी, बट जैसे जैसे आप फाइनेंशियल चीज़ों में नॉलेज लोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ भाई, ट्रेजरी भी होता है, डिबेंचर्स होते हैं, और भी टाइप के फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिर्फ एफडी ही नहीं होता। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब एफडी बिल्कुल नहीं है। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट का मतलब एफडी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इसका एक टाइप है एफडी, एफडी इसका एग्जांपल है, लेकिन फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख एट द एंड ऑफ टर्म डिपॉजिट नोन एज द मैच्योरिटी पीरियड द कैपिटल रिटर्न इज टू द कैपिटल रेट इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। तो जब हम लोग का मैच्योरिटी के लिए हम डालते हैं कि 1 साल के लिए हम लोग एफडी करते हैं, 2 साल के लिए करते हैं, तो उसके बाद हम लोग का जो भी पैसा जो इन रिटर्न बनता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। टिपिकल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, कुछ नॉर्मल से हम लोगों को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट दिखाए गए हैं, एग्जांपल है यहाँ पे देखो। फिक्स डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक, फिक्स डिपॉजिट कौन, अभी मैंने बताया था कि फिक्स डिपॉजिट जो है बैंक ऑफर करती है, जिसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जहाँ पे आप अपने अमाउंट पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं और जहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं होता। बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करती है, जब गवर्नमेंट को रुपयों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करती है और उस बॉन्ड के उसमें आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और उस पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, थर्ड चीज जो है, और इसमें रिस्क बिल्कुल कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा लेके भागेगी नहीं, चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसी सच एज एच यू डी सी ओ एच एन एच ए आई। तो देखो, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो बॉन्ड इशू करती हैं अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लीजिए कि कोई आईआरएफसी हो गया, जो एक रेलवे फाइनेंस कंपनी है अभी, तो उस कंपनी को पैसा जरूरत है तो वो बॉन्ड इशू करके पैसे ले सकती है और उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देगी, हालांकि वो एक इंडिविजुअल कंपनी जैसी ही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन जैसी है। ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट की ही बॉडी है, तो वो पैसा लेगी और अपने जो भी उनका जो स्पेसिफिक पर्पस होगा उसके लिए वो पैसे को यूज करते हैं और तब तक वो आपको जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। और चौथा होता है बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। तो जो कंपनियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो भी आपको एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे आपको बॉन्ड इशू करती है और आपको एक इंटरेस्ट देती है। ठीक है, एज ऑफ जून 2014, देखिए ये हो सकता है कि ये मॉड्यूल बहुत पुराना है, बट जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिक है और अभी तक के लिए भी वो मतलब इनफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया गया तो वो भी पुराना हो गया, नहीं, पहले लिखा गया है बट यूज में अभी भी आता है। As of June 2014, the typical return from a fixed income instrument varied from 8% to 11%। तो जो फिक्स इनकम का जो रेट है वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये मॉड्यूल जो है बहुत पुराना है, पुराना नहीं है मतलब है तो नया ही, बट उस टाइम लिखा गया था, उस टाइम लिखा गया था।
तो 2014 में जैसे कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट का जो रिटर्न था वो 8% से लेके 11% था। हम लोगों को साल में 8% से लेके 11% तक का रिटर्न मिल सकता था। लेकिन अभी का कुछ कंफर्म नहीं है, अभी कितना मिलता कंफर्म है, बट अभी यहाँ पे मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो वेरीज करता हो। कॉर्पोरेट वाले अलग फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, फिक्स कॉर्पोरेट वाले अलग इंटरेस्ट रेट देते होंगे, और गवर्नमेंट वगैरह वो सब भी अलग देती होंगी इंटरेस्ट रेट, और बैंक वगैरह भी, ठीक है। रेट चेंज होते रहता है, कभी 6% मिलता है, कभी 7%, कभी 8%। तो वही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप के यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। आई एम रियली सॉरी फॉर के थोड़ा बहुत इंटरप्शन हुआ होगा, थोड़ा बहुत वीडियो में मेरा जो इंटरप्शन है। आई एम रियली सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो से और चीज़ें थोड़ा और सिंपलर करने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं इक्विटी के बारे में। हमने क्या पढ़ा? हमने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रियल एस्टेट, फिर कोमोडिटीज के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इन्वॉल्व बाइंग शेयर ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। तो जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम शेयर्स खरीदते हैं। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे क्यों हो? आप लोग यहाँ पे हो इसीलिए ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सको, लेकिन हम यहाँ पे भी बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, भाई अब क्या करूं मैं। तो नहीं, हो सकता है कि कुछ टेबल वगैरह भी समझ में ना आए, तो वो टेबल थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, देखते हैं आगे क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इन्वॉल्व बाइंग शेयर ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है, जो आप देखते हो स्टॉक मार्केट में, एनएससी में या बीएसई में, उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हम लोग बाय करते हैं शेयर्स को, ठीक है। द शेयर्स आर ट्रेडेड बोथ ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दो एक्सचेंजेस होती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हम लोग बाय करते हैं और क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे, और अगर आगे नहीं भी होगा तो मैं पर्सनली मैं खुद से बताऊंगा आपको, ठीक है, कि क्या होते हैं। वेन एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग पैसा को कहीं पे लगाते हैं ताकि वो एक अच्छा खासा वेल्थ बना सके, उससे कुछ कमा सके। तो व्हेन एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इक्विटी, जब कोई इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी मतलब क्या? शेयर्स में। इक्विटी का मतलब सिंपल सा आप समझ लो कि शेयर्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर्स होते हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, बहुत ही इजी टाइम टर्म है, ठीक है। शेयर्स होते हैं। तो अनलाइक ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो कैपिटल गारंटी। तो जैसे कि हम लोग को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में एक था कि हाँ, मुझे हमें फिक्स इनकम मिलेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो इक्विटी में वैसा बिल्कुल नहीं है। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, आपको कम रिटर्न भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो अर्निंग भी बहुत ज्यादा होता है। आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, और जीरो से आपका पैसा 1000 टाइम तक ज्यादा हो सकता है। आप 1 रुपए का 1000 बना सकते हो, और आप 1000 रुपए का 1 रुपए भी कर सकते हो। तो however as a trade off the return from equity investment can be extremely attractive। तो लेकिन इक्विटी से जो रिटर्न मिलते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत मतलब ज्यादा हो सकते हैं। इन इंडियन इक्विटीज हैव जनरेटेड रिटर्न क्लोज टू 14 to 15 CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। देखो, हम पहले एक चीज को समझते हैं, ठीक है। वो एक टर्म है जैसे कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, मान लो कि 10 रुपए में 10% इंक्रीज है, तो कितना होगा? 11 रुपए हो जाएगा। एक रुपए एक 10% है। फिर 11 रुपए में 10% हम लोगों को देखना है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट, जब हम लोग किसी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे जोड़ के फिर हम उसमें दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 14 to 15 CAGR का ग्रोथ मिला है इंडियन इक्विटीज में। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन जो शेयर मार्केट है, उसमें हम लोगों को पिछले 15 सालों में 14 से लेके 15 ईयर्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा है। मतलब उतने स्पीड से ये बढ़ा है, 14 to 15% के हिसाब से। तो ऑब्वियसली कि एफडी से ज्यादा अगर देखा जाए तो। इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द बेस्ट एंड वेल रन इंडियन कंपनीज हैज यील्ड ओवर 20% CAGR इन द लॉन्ग टर्म। कुछ ऐसी भी कंपनीज है, इंडियन कंपनी, जो 20% CAGR ग्रोथ हम लोगों को लॉन्ग टर्म में देखने को दिया गया है, उन्होंने देखने को दिया है। और एक चीज और, अगर आप लोगों को किसी को कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट समझ में नहीं आए कि वो क्या होता है, तो हम एक बार कमेंट कर दें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा बेसिक के वजह से यहाँ पे हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊँ, ए टू जेड समझाऊँ, ABCD के साथ समझाऊँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो हम मूव करते हैं कि आइडेंटिफाई सच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स स्किल, हार्डवर्क एंड पेशेंस। तो आखिरकार हम लोग कैसे ये चीज़ को ढूंढेंगे कि इतना अच्छा जो 20% CAGR ग्रोथ है हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ता है, हम लोग को स्किल चाहिए होता है, हार्डवर्क चाहिए होता है और पेशेंस चाहिए होता है। ये सारी चीज़ों की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छा जो कंपनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट करके हम लोग भी 20% CAGR का रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। You may also be interested to know that the returns generated over a long time period above 365 days, also called long term capital gain, are extremely exempted from personal income tax. This is an added attraction to investing in equities. तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये भी जान के बहुत हैरानी होगी, मजा आएगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, मैं फिलहाल तो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बस मेरी बातों को अच्छे से सुनना, अगर समझ में नहीं आए कमेंट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं तो समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और फोकस करना है, ठीक है। यहाँ देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। जब हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं, जो भी रिटर्न हम कमाते हैं, मान लो कि आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, उसको आपने 365 डेज से ऊपर रखा, ठीक है। तो क्योंकि 365 ऊपर रखा तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। मतलब क्या कि जनरली आप जो भी इनकम करते हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप जो भी अर्निंग करते हो, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल, आप जो भी अर्निंग करते हो शेयर मार्केट से, उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस मतलब क्या कि उसमें टैक्स का कम होता है, रिबेट होता है, टैक्स बहुत कम लगता है। मान लो कि आपको जनरली अगर आपको 30% टैक्स लग रहा है या 12% टैक्स लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% लगेगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज फायदा है। तो इस चीज में आपको बहुत ज्यादा मतलब एक यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, लेकिन अभी लॉ वगैरह चेंज हो गया, ये मॉड्यूल पहले का है। लेकिन पहले क्या था कि पहले टैक्स लगता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट पे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। तो हर कोई इन्वेस्ट करता था, अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट लेते हैं। और ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन होता है, इसलिए भी लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको जो है इंटरेस्ट कम देना पड़े, उनको उतना पैसा देना ना पड़े। मेरे व्यूअर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे बहुत इजी कंटेंट के लिए भी रुके हों, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, बट क्योंकि मैं डिटेल लेक्चर कर रहा हूँ तो इकोनॉमिकली हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें, तो मैं और किसी और तरीके से सिंपलर करूंगा चीज़ों को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर से बढ़ते हैं, रियल इस्टेट के बारे में पढ़ते हैं। रियल इस्टेट में क्या होता है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्टिंग, बाइंग एंड सेलिंग कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड। आपको रियल इस्टेट से ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि इसमें हम बाय करते हैं और सेल करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं क्या चीज़ों को, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लैंड को। जो भी जो ज़मीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनको बेचते हैं। टिपिकल एग्जांपल वुड इंक्लूड ट्रांजैक्टिंग इन साइट्स, अपार्टमेंट एंड कमर्शियल बिल्डिंग। तो कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि साइट्स हो गया, जो अपार्टमेंट्स हो गया, और कमर्शियल बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, वो सबको हम लोग बेचते हैं। वो सारी चीज़ें रियल इस्टेट में ही आती हैं, जिसमें हम बाय और सेल करते हैं इन चीज़ों का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का, अपार्टमेंट्स का, और कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लैंड्स का। तो देर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, नेमली रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो बेसिकली अ, दो टाइप के सोर्स होते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का। पहला तो ये होता है कि रेंट रेंट मिलता है। आप लोगों के मम्मी पापा का अगर कहीं पे दूसरा घर होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे वो लोग उन्होंने घर बना के रेंट पे दिया हुआ है। तो लोग रेंट लेते हैं, आपके मम्मी पापा। तो वो जो रेंट है, वो जो इनकम है, वो रियल इस्टेट इनकम में ही आता है। कि आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी से अर्न करते हो, किसी भी घर से या हाउस से या अपार्टमेंट से आप अर्न करते हो, उसको रियल इस्टेट अर्निंग ही बोलते हैं। चाहे वो होटल हो या कोई और चीज हो, मैरिज हॉल हो, तो उससे आपका जो भी अर्निंग होता है वो रियल इस्टेट अर्निंग होता है। तो वो टू टाइप में, एक टाइप तो ये हो गया रेंटल इनकम, एक हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई जमीन खरीदते हो, ठीक है, एक मिनट। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई जमीन खरीदते हो,
तो टाइम के साथ उसका दाम भी बढ़ता है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब कैपिटल का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है आपके। तो आप जब फिर दोबारा उसको बेचते हो तो आपने 10 लाख की जमीन आप करोड़ों में बेचते हो। तो ये बात आपको तो ऑब्वियसली पता होगी, अगर जो बहुत जमींदार होंगे तो उनको पता होगा कि जमीन का रेट कैसे बढ़ता है। और जमीन एक्चुअली देखा जाए तो एक जमीन से जो दिखता है, जमीन से लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं या रिच हैं। तो ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो ये दो चीजें थी रियल एस्टेट में, मैं समझा चुका हूँ आपको। फिर भी वही एक लाइन और है, यहाँ पे देख लेते हैं। द ट्रांजेक्शन प्रोसीडर कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लीगल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, हालांकि रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलता है रियल एस्टेट में, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये है कि जो ट्रांजेक्शन होता है रियल एस्टेट में, जो हम घर खरीदते हैं या बेचते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लीगल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो बहुत टाइम लगता है खरीदने में। बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कागज़ होते हैं ज़मीन के, वो सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो द कैश आउटले इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली क्वाइट लार्ज। तो ऑब्वियसली है कि जो कैश वगैरह जो होता है, वो बहुत, जो ट्रांजेक्शन होता है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है रियल एस्टेट को खरीदने के लिए। मतलब अगर देखा जाए, आप अगर थोड़ा सा जमीन खरीदते हो तो आपको लाखों रुपीस पे करने पड़ते हैं, लैक्स ऑफ लैख पे करने पड़ते हैं। एक एक जमीन का 20 लाख, 30 लाख, एक एक करोड़ का जो है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में अलग अलग उसका जो है रेट होता है। तो देयर इज नो ऑफिशियल मैट्रिक टू मेजर द रिटर्न जनरेटेड बाय रियल एस्टेट। और हम लोग ये भी पता नहीं कर सकते हैं कि कौन से जमीन का क्या वैल्यू है। तो ये मुंह मांगे कीमत में बिकता है, जिसको जितने मन में खरीदो, जिसको जितने मन में बेचो। हर जगह का रियल एस्टेट का जो वैल्यू है, कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे खरीदना चाहिए रियल एस्टेट। और सिटीज में क्या होता है कि जमीन का दाम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब 10-20 टाइम ज्यादा होता है। लेकिन जो आउटर एरियाज होते हैं उसमें जमीन का दाम बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये चीज बहुत हार्ड है कमेंट करना इसमें कि आप रियल एस्टेट में कितना कमा सकते हो, नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट में कोई गारंटीड चीज नहीं है जिससे आप पता लगा सकते, कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि 10 साल में इतना मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कि फिक्स इनकम में क्या है कि आपको पता रहता है कि आपको इतना फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है। इक्विटी में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, बहुत कम रिटर्न भी मिल सकता है। और रियल एस्टेट में क्या है और इक्विटी में क्या है कि बहुत ज्यादा और बहुत कम में हम लोगों को ये पता होता है कि कब ज्यादा मिलेगा, कब कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कंपनी होती है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उस इक्विटी का प्राइस बढ़ता है। और अगर खराब परफॉर्म करती है तो इक्विटी का प्राइस घटता घटता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कब उसका दाम बढ़ेगा और कब घटेगा। ठीक है। अब हम जो फोर्थ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का मतलब ये समझ लो कि जो भी जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कमोडिटी बोलते हैं। आपके घर में भी बहुत लोगों के पास गोल्ड वगैरह होंगे जो खरीदते हैं और उसको रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो पढ़ते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। गोल्ड और सिल्वर में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है हम लोगों के यहाँ। जो कल्चरल और रीजनल जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और आप घर पे भी देखते होगे अपने। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो लॉन्ग पीरियड में अप्रिशिएटेड इन वैल्यू। गोल्ड और सिल्वर का दाम जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहता है। और इन्वेस्टमेंट इन these metals have yielded a CAGR return of approximately 8% over the last 20 years। तो लास्ट 20 ईयर्स में जो हम लोग का जो गोल्ड और सिल्वर का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 8% से बढ़ता जा रहा है 20 साल तक। 20 साल से वो 8% से हर साल 8% बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो देयर आर सेवरल वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। वन कैन चूज टू इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, गोल्ड और सिल्वर में हम आ, कुछ तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवरल वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ज्वेलरी के फॉर्म में खरीद सकते हो, जो आप जो गहना वगैरह खरीदते हो, जो ये जैसे कि आपकी मम्मी वगैरह खरीदती होंगी, सोने की चीजें खरीदती होंगी पहनने के लिए, तो वो हो गया एक गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का तरीका। दूसरा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये बिल्कुल शेयर जैसा होता है। इसमें आपको एक कुछ चीजें मिलती है, एक वैल्यू मिलती है, ऑनलाइन चीज मिलती है। ऑनलाइन एक चीज आपके से पैसा होता है ना, जैसे पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो वैसे ईटीएफ एक चीज होता है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, आपके डीमेट अकाउंट में। वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो उस चीज को, हाँ, उस चीज को आप रख सकते हैं। और जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा,
तो आपका जो ETF है ना उसका भी प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। सेम ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को फॉलो करेगा, जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ETF का प्राइस बढ़ेगा। और जब ETF का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप इसको इजीली सेल करके पैसा कमा सकते हो, पैसा रिटर्न जो है अपना ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। गोइंग बैक टू आवर इनिशियल एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग द सरप्लस कैश, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच वन वुड हैव सेव्ड बाय द एंड ऑफ 20 years, considering he has the option of investing in any one fixed income equity or bullion. By investing in fixed income at the average rate of 9% per annum, the corpus would have grown to 3.3 crore percent 3.3 crore। तो सेम चीज है कि हम अगर पहले देखें जो हमारे पास जो भी मनी बचता है, जो भी पैसा बचता है, ठीक है, अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल के लिए अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर हम उस पर रिटर्न लेंगे फिक्स इनकम से या किसी भी 3 टाइप के इनकम से, तो अगर मान लो कि 9% का भी हम लोगों को रिटर्न मिलता है तो हमारा सेम अमाउंट जो 2 करोड़ या 1 करोड़ समथिंग 1 करोड़ समथिंग था वो हम लोगों का 3 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो 1 करोड़ का 3 करोड़ ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। तो by investing in fixed income instrument at an average rate of 9% per annum, the corpus would have grown to say 3.3 करोड़। तो अगर हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में अगर हम सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 9% के रेट से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3.3 करोड़ का इनकम होता। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एट एन एवरेज रेट ऑफ 50%, अगर हम इक्विटी में सेम अमाउंट को 15% से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो 5.4 करोड़ हो जाता, ठीक है। तीसरा क्या है कि इन्वेस्टिंग इन बुलियन एट एन एवरेज रेट ऑफ 8% पर एनम, द कॉर्पस वुड हैव ग्रोन टू 3.9 करोड़। अगर हम कमोडिटीज में करते हैं सोने चांदी में तो हमारा अगर 8% का भी रिटर्न मिलता तो हमारा जो कॉर्पस है, हमारा जो अमाउंट है वो 3.9 करोड़ तक ग्रो हो जाता, ठीक है। और क्लियरली अगर हम इक्विटीज टेंड टू गिव यू बेस्ट रिटर्न स्पेशली व्हेन यू हैव ए मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 में कि हमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो इक्विटी में मिलता है, ठीक है। इक्विटी में सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है, ये देखो इक्विटी में हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। बस हमें इस चीज को भी मेनली थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। हम लोग मेन इक्विटी के बारे में ही आगे पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने उन्हीं चीजों को पढ़ा है। मेरे व्यूवर्स प्लीज आप पेशेंस रखें, हम सारी चीजों पे आएंगे, स्टॉक मार्केट पे आएंगे कैसे करते हैं, फंडामेंटल पे आएंगे, टेक्निकल पे आएंगे। लेकिन आप एक साथ लेक्चर करते चले और डाउट को अपना क्लियर करते रहें तो बहुत मजा आएगा। आप एक अलग नॉलेज बिल्ड कर पाएंगे। वो यूट्यूब वाली नॉलेज सबके पास है कि ये खरीद लो वो खरीद लो, लेकिन खुद से क्या खरीदना है और खुद से समझना फाइनेंस को वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो हम एक नोट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, इस लेक्चर को हम एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग, हम ये समझेंगे कि आखिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, ठीक है। और ये तो मैं भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। पहले हम ये पढ़ते हैं फिर हम एक चीज और मैं आपको बताऊंगा फिर हम वीडियो लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमली शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ऑल एसेट। देखो, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मान लो कि 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए है यहाँ पे मान लो, ये देखो, तो आप कोशिश करो कि आप 70% का आपने मान लो कि घर खरीद लिया है, 10% आपने अपने गाड़ियां वगैरह खरीदी हैं, उसके बाद 20% मान लो कि 10% आपने FD करा लिया है, ठीक है। फिर मान लो कि 10% आपने सिल्वर और गोल्ड खरीदा है। तो आपने सारे ही कैटेगरी में सारी ही जगह इन्वेस्टमेंट की है ताकि आपका रिस्क कम हो। आप अपने रिस्क को भी नजर में रखते हो कि आप ज्यादा पैसा वहां रखते हो जहां पे आपका पैसा बर्बाद ना हो, जहां पे आपका पैसा मतलब कम ना हो जाए, ठीक है। तो इट इज स्मार्ट टू डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द वेरियस एसेट क्लासेस। तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो। तो द टेक्निक ऑफ एलोकेटिंग मनी अक्रॉस एसेट्स कॉल्ड टर्म्ड एज एसेट एलोकेशन। देखो,
जब हम अपने पैसे को अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, हम अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो फिक्स्ड इनकम में किया या घर खरीद लिया या सिल्वर खरीद लिया, ये सब क्या है? ये सब सारे ही एसेट्स हैं। तो हम जब अपने पैसे को अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग एसेट एलोकेशन बोलते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि अपने पैसे को अलग-अलग जगह जब इन्वेस्ट करते हैं उसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। इतना काफी है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो आप, ठीक है? For instance, a young professional may be able to take higher amount of risk given his age and years of investment available to him. ठीक है? Typical investor should allocate around 70% of his investment almost in equity, 20% in precious metal and the rest in fixed income instruments. सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। देखो, जो यंग इन्वेस्टर होते हैं वो अपने मैक्सिमम पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता है, उनके पास एज होता है, तो वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ज़्यादा रिस्क लेने से ये है कि हमें इक्विटी में अन मतलब इक्विटी में हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब कितना भी रिटर्न मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के लिए जो यंग इन्वेस्टर होते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। 70% यहाँ पे देखा, यहाँ पे नॉर्मली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी टिपिकल इन्वेस्टर को जो यंग है उनको 70% इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में करनी चाहिए, 20% प्रीशियस मेटल में करनी चाहिए और 10% जो है अपना फिक्स्ड इनकम में करना चाहिए। तो यंग इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि वो जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में करें ताकि उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सके, बहुत ज़्यादा वेल्थ बना सकें। इक्विटी में आप थोड़े से अमाउंट से आप करोड़ों कमा सकते हो। जैसे कि विजय केडिया बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने 10,000 इन्वेस्ट करके आज 400 करोड़ की वेल्थ बनाई है। उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके इतना वेल्थ बनाया है। तो अलोंग द सेम रेशनल rational, a retired person could invest 80% of his saving in fixed income, 10% in equity market, and 10% in precious metal. The ratio in which one allocate investment across asset class is dependent on the risk appetite of the investor. सुनो मेरी बात, जो एक रिटायर्ड पर्सन होता है वो अपना 80% ऑफ इनकम जो है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल देता है, एफडी में डाल देता है। 10% मतलब डालना चाहिए। ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो रिटायर हो जाते हैं उनको अपना पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि लॉस हो सकता है इक्विटी में। तो उनको अपना पैसा को बचाने के लिए, लेकिन पैसा बचाने से फायदा नहीं है, उसको ग्रो भी करना है, उस पर रिटर्न भी कमाना है। तो जो भी लोग रिटायर्ड है उनको अपना 80% अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहिए एफडी में, क्योंकि वहां पे कोई रिस्क नहीं है और उन्हें रिटर्न मिलेगा। तो 80% अमाउंट अपना वहां से वो रिटर्न कमाएंगे इजीली बिना किसी रिस्क के, और 10% अमाउंट जो है वो अपना इक्विटी मार्केट में रखेंगे, और 10% जो अपना वो अमाउंट है वो प्रीशियस मेटल, जो मेटल हो गए, जो गोल्ड और सिल्वर हो गए, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो रेश जो अब में हम ये समझते हैं कि किस आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक 20 ईयर्स ओल्ड को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 30 साल वाले लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो रिटायर्ड पर्सन है 15 ईयर्स एज वाले उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न रिटर्न कमाओगे। तो अगर जो कम एज के लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो और कम रिस्क वाले लोग हैं तो वो फिर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रिस्क पे डिपेंडेंट है, आप जितना रिस्क लोगे उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने पहला क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा, ऊपर जाके मैं बताऊंगा आपको, रुको। पहला हमने पढ़ा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ठीक है? हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए ताकि हम हमारे पैसे को ग्रो कर सके, उस पर रिटर्न कमा सके। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आया कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो हमने अलग अलग एसेट क्लास के बारे में पढ़ा। यहाँ देखो, फिक्स इनकम में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं। ठीक है? हम इन चार जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये चीज को हमने समझा। इन चारों के बारे में भी हमने समझा। हमने एक टेबल को देखा, ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें जो डाटा है उतना मेरे को अच्छा ये नहीं लगता है कि भाई प्रैक्टिकल डाटा है। ठीक है? और हम जो है एक इन्वेस्टमेंट नोट के बारे में पढ़े, हमने एसेट क्लास के बारे में पढ़ा। यहाँ देखो कि एसेट क्लास क्या होता है। एसेट क्लास के अलग अलग एसेट क्लास होते हैं, वो यही चारों थे। ठीक है? यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे एक नोट ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, कि जब आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो तो उसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं।
ठीक है? और फिर हमने पढ़ा कि एक यंग इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और एक रिटायर्ड पर्सन को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने ये चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले क्या-क्या चीज़ें जाननी है, ठीक है? यहाँ पे देखो, व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। तो क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है हमें इन्वेस्टिंग से पहले, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं रिक्वेस्ट करता आप मुझे आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें और मुझे जानने दें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।